कानपुर नाम के एक शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी पान सिंह रहता था। उसके पास कई सारी जमीनें, संपत्ति और व्यापार था। लेकिन पान सिंह रात को चैन से नहीं सो पाता था। एक दिन उसने अपने नौकर रामलाल को बुलाया। सुनो रामलाल, मुझे तुमसे एक बात पर कुछ सलाह चाहिए। जी मालिक, क्या बात है? रामलाल, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मैं रात को चैन से नहीं सो पाता हूँ। क्या आप मेरी इस बारे में कुछ मदद कर सकते हैं? जी मालिक, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिनों की सहूलत चाहिए। मैं इसका इलाज ढूंढता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है रामलाल, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिए। मुझे इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही चाहिए। दोनों की बात हो जाने पर रामलाल अपने काम में लग जाता है। वो राज्य में एक ऐसा आदमी ढूंढता है जो बहुत खुश रहता है और जो रात को चैन से भी सो पाता है। रामलाल सारे राज्य में घूमता है। एक दिन घूमते घूमते उसे भूख लगती है। वो एक चौराहे में छोले भटूरे खाने के लिए जाता है। तभी वो खाते खाते उस छोले भटूरे बेचने वाले आदमी को देखता है। वो देखता है कि छोले भटूरे बेचने वाला आदमी बहुत ही खुश रहता है और रात को चैन से सोता है। उसको खुश देख के रामलाल उसको रात को वो कैसे सोता है वो भी देखता है। दूसरे दिन रामलाल फिर से उसके पास जाता है। ले लो गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लो। अरे भाई, मुझे एक प्लेट छोले भटूरे देना। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। क्यों, क्या बात है? मैं कुछ तुमसे बात करना चाहता हूँ। जी अच्छा, लेकिन थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आपको। गोपाल थोड़ी देर में दुकान बंद करता है और कहता है, बोलिए रामलाल जी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? कुछ खास नहीं, बस ये बताओ, रात को क्या कोई दवाई खाकर सोते हो गोपाल? सुना है बड़ी चैन की नींद सोते हो। ऐसा कुछ नहीं रामलाल जी, बस 2 वक्त की रोटी कमाने में पूरा दिन ठेले पर मेहनत करके थक जाता हूँ और सो जाता हूँ। अरे भाई, मेहनत तो हम भी करते हैं, लेकिन हमें तो चैन की नींद नहीं आती। क्या राज है आखिर इस चैन की नींद का? जरा हमें भी बताओ। बस जो है आपके सामने है रामलाल जी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये लो, सुवर्ण मुद्राएं है। इसे मेरे मालिक ने तुम्हें उपहार में दिए है। पोटली देखकर रामलाल वहां से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद गोपाल उस पोटली को खोलकर देखता है। देखते ही वो चौंक जाता है। हैं? ये क्या, सोने के सिक्के? अरे मैं तो अमीर हो गया। चलो गिन के देखता हूँ कितने हैं सोने के सिक्के। गोपाल सोने के सिक्के गिनता है। उसमें पूरे 999 सिक्के रहते हैं। ये देखकर वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। रात होती है। गोपाल सोने के लिए बिस्तर में जाता है, लेकिन वो सो नहीं पाता। बहुत कोशिश करने के बाद वो कुछ घंटे के लिए सो पाता है, लेकिन जैसे ही वो नींद से उठता है, मैं इन 999 सिक्कों को 1000 कर ही दूंगा, कैसे भी करके। कुछ दिन गुजर जाते हैं। इधर नौकर चुपके से उस पर ध्यान रखता है और दूसरे दिन ही सुबह सुबह अपने मालिक को लेकर वो गोपाल के घर जाता है। और गोपाल, कैसे कटे इतने दिन? अब तो अमीर हो गए हो। क्या बताऊं पान सिंह जी, जब से आपने मुझे ये सोने के सिक्के उपहार में दिए हैं, तब से चैन से नहीं सो पाया हूं और ना ही ठीक से काम पर ध्यान दे पा रहा हूं। सारा वक्त बस पैसों को बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहता हूं। वाह रामलाल वाह, आपने तो मेरे सवाल का जवाब ही खोज डाला। तो ये है मेरे सवाल का जवाब। मैं कुछ समझा नहीं पान सिंह जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुनो गोपाल, तुम आज जिस स्थान पर हो, मैं भी कुछ सालों से उसी स्थान पर हूँ। सोच सोच कर अब मुझे नींद नहीं आती। और पता है क्यों पान सिंह जी, क्यों? आखिर क्यों? इस वजह से, ये जो धन होता है, ये हमें रात को सोने नहीं देता गोपाल। ये जितना हमारे पास होता है, हमें कम ही लगता है।
हम इसे बढ़ाने के चक्कर में सब भूल जाते हैं और रात को चैन से सो भी नहीं पाते। दिन रात बस धन धन करते रहते हैं। समझे गोपाल? जी पान सिंह जी, मैं अब समझ गया। जब से ये सोने के सिक्के मेरे पास आए हैं तब से ही मेरी नींद उड़ गई है पान सिंह जी। वरना इसके पहले तो मैं रोज मेहनत करता था और थक कर घर जाकर चैन से सो जाता था। पान सिंह जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये बचे हुए सोने के सिक्के आप वापस ले जाइए। मुझे नहीं चाहिए ये। इन सिक्कों की वजह से मेरी चैन की नींद छीन गई है। कृपया करके आप इन्हें वापस ले जाइए। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में ही खुश रहूंगा। पान सिंह और रामलाल बचे हुए सोने के सिक्के वापस लेकर जाते हैं और दूसरे दिन से गोपाल फिर से वही रोज अपनी छोले भटूरे की गाड़ी लगाता है और वापस आकर और मेहनत करके रात को चैन की नींद भी सोता है। नागपुर नाम के एक शहर में मंगत राय नाम के एक आदमी की बस कंपनी रहती है। पूरे शहर में उसी की बसें चलती है। उसी गांव में नितिन नाम का एक आदमी रहता है। नितिन रोजी रोटी कमाने के लिए मंगत राय की बस कंपनी में ड्राइवर का काम करता है। वो रोज बस ड्राइव करता है और महीने के आखिर में मिले पैसों से अपना घर चलाता है। एक दिन नितिन की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। नितिन की बीवी पूनम उससे कहती है, अजी सुनिए, बेटी की तबीयत खराब हो गई है। उसे तेज बुखार आया है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे बेटी को अचानक क्या हुआ? ठीक है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। नितिन और पूनम दोनों अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं, देखो नितिन, तुम्हारी बेटी को मलेरिया हो गया है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, जिसका खर्चा भी ज्यादा होगा। तुम जल्दी से काउंटर में 5,000 रुपए जमा कर दो, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही ट्रीटमेंट के 5,000 रुपए बोलते हैं, नितिन और पूनम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी नितिन पूनम से कहता है, पूनम, तुम एक काम करो, तुम बेटी के साथ ही रहो और मैं मालिक के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ। नितिन जल्दी से अपनी बस कंपनी के मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है मालिक, कृपया मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। मुझे मेरी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। मंगत राय उस वक्त बहुत शराब पीकर रहता है। वो बहुत बदतमीजी के साथ नितिन से बात करता है। वो कहता है, अरे ये क्या वक्त है मुझसे पैसे मांगने का? वैसे भी मैं रात को कभी किसी को पैसे नहीं देता। अरे बड़ा अशुभ होता है रात को पैसे देना। चलो जाओ यहाँ से। और वैसे भी मैं तुझे पैसे दूंगा तो तू वापस कैसे करेगा? तेरी पगार ही तो 4,000 रुपए। मालिक की बातें सुनकर नितिन बहुत नाराज होता है और वहां से चला जाता है। वो सोचता रहता है कि क्या करे। तभी उसे अपनी उंगली में एक पहनी हुई शादी की अंगूठी दिखती है। वो जल्दी से सुनार के पास जाता है और अपनी अंगूठी बेच देता है। अंगूठी के 5,000 रुपए मिलते हैं। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और बेटी को एडमिट करके उसका इलाज शुरू करता है। नितिन बेटी के साथ ही हॉस्पिटल में रहता है। कुछ दिनों में बेटी ठीक हो जाती है। फिर नितिन वापस काम पर चला जाता है। तब उसका मालिक उसे कहता है, अरे सुन नितिन, तुम अब काम पर मत आना। तुम इतने दिन काम पर नहीं आए तो मैंने दूसरा ड्राइवर रख लिया। लेकिन मालिक, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। आप तो जानते हैं। अरे वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम चलो जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, फिर पिछले महीने का पगार तो दे दीजिए। अबे तू क्या पागल हो गया? तू काम पर नहीं आया तो मेरा कितना नुकसान हुआ तू जानता भी है? वो नुकसान कौन भरेगा रे? तेरे पगार से ही काट लिया मैंने। चलो जाओ यहाँ से, कोई पगार वगार नहीं मिलेगा तुझे। ये बात सुनकर नितिन मालिक के पैर पड़ता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। पहले ही आपने मुझे काम से निकाल दिया। कम से कम मेरा पगार तो दीजिए मालिक, ताकि मैं दूसरा काम ढूंढकर अपना गुजारा कर सकूं। अरे यार, तुझे कितनी बार बोला पगार नहीं मिलेगा? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी मंगत राय की नजर उसकी डबल डेकर खराब बस पर पड़ती है, जो किसी काम की नहीं रहती और पूरी खटारा होकर रहती है। उसे देखकर मंगत राय कहता है,
अच्छा एक काम कर, तुझे कुछ तो चाहिए ना, जा बाहर वो डबल डेकर बस खड़ी है ना, वो खटारा बस, उसे लेकर जा, उसे कबाड़ में बेच दे और जितने पैसे मिलेंगे वो तेरे। पैसे नहीं मिलते तो नितिन वो डबल डेकर खटारा बस लेकर घर आता है। पूनम उससे पूछती है, अरे ये खटारा बस क्यों लेकर आए जी? मालिक ने काम से निकाल दिया और पगार भी नहीं दिया। उसके बदले ये बस कबाड़ में बेचने के लिए बोला। अरे ऐसी चीजें कभी कभी काम में आती है। चलिए जरा बस को देखते हैं। दोनों बस को अच्छी तरह से देखते हैं। बस सिर्फ बाहर से ही खटारा रहती है, लेकिन अंदर से अच्छी होती है। सिर्फ सीटें ही टूटी फूटी रहती है। नितिन उस बस को सुधारता है और बस के ऊपर के डेक को निकालकर स्विमिंग पूल रखता है और दूसरे दिन बस को स्टैंड पर लेकर आता है। वहां पर मंगत राय की बस पहले से ही भरी होती है। तभी नितिन बोलता है, चलो चलो जल्दी से बैठो, इस कड़ी धूप में बस में लगे स्विमिंग पूल में ठंडे ठंडे पानी में नहाते हुए सफर का मजा लो। ये सुनते ही सारे लोग मंगत राय की बस से उतरकर नितिन की बस में बैठ जाते हैं। मंगत राय सर पर हाथ रखकर देखता रहता है। फिर रोज नितिन बस चलाकर पैसे कमाता है और नई बस लेकर उसमें भी स्विमिंग पूल लगाता है और मंगत राय की बस कंपनी देखते देखते बंद हो जाती है। जगदीश्वर का जायंट कोकोनट। प्रयागराज नाम के एक गांव में 20 साल के जगदीश्वर नाम का लड़का रहता है। वो अपने घर में कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करता रहता है। वो अपने अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों से काफी मशहूर हुआ रहता है। एक दिन वो अपने गांव के बिजली के खंभे पर चढ़ता है और प्रयोग करने की वजह से पूरे गांव की बिजली चली जाती है। ऐसे ही वो अपने दोस्त के साथ एक दिन एक दुकान में जाता है और उस दुकान के फ्रिज का दरवाजा खोल के रख देता है, जिसकी वजह से दुकानदार कुछ निकालने जाता है तो पूरा का पूरा दरवाजा ही उसके हाथ में आ जाता है। पूरे गांव वाले उससे परेशान होकर रहते हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा होता है। मई का महीना आते ही उस गांव में सूखा पड़ना चालू होता है। वहां की नदी, तालाब, कुएं सब सूख जाते हैं। लोगों के पास नहाने के लिए तो छोड़िए, पीने के लिए भी पानी नहीं रहता। गांव का मुखिया गांव के बड़े लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता है और कहता है, आप सभी को पता है कि इस बार गर्मी की वजह से सारे तालाब, नदी और कुएं सूख चुके हैं। हमारे पास नहाने के लिए तो छोड़िए, पीने के लिए भी पानी नहीं है। मान्यवर, अब आप ही इस पर कुछ सुझाव बताइए। एक मनोज नाम का लड़का वहां पे रहता है। वो कहता है, मुखिया जी, वो बड़े किले का जो छोटा पंडित है ना, उसे बुलाइए। अब वही कुछ कर सकता है। बेटा मनोज, तंत्र मंत्र सब करके देख लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही में एक चेतन नाम का भी लड़का वहां पे रहता है और वो कहता है, मुखिया जी, आजकल विज्ञान का दौर चल रहा है, हमें जगदीश्वर के पास जाना चाहिए। एक मालती नाम की औरत भी वहीं पे रहती है। वो कहती है, चलो ठीक है, यह भी अपना कर देखते हैं। फिर सारा गांव अपनी समस्या का हल निकालने जगदीश्वर के पास जाता है। उसके पास पहुंचकर गांव के मुखिया जगदीश्वर के घर की बेल बजाते हैं। जगदीश्वर बेटे, क्या तुम घर पर हो? हमें तुमसे थोड़ा काम है। अरे मुखिया जी, आइए आइए। क्या बात है मुखिया जी, कोई परेशानी? और गांव वाले भी साथ आए हैं, कहिए क्या बात है? तुम्हें तो पता ही होगा जगदीश्वर कि कड़क धूप के चलते हुए गांव में सूखा पड़ा है। पानी की बहुत समस्या चल रही है। इस पर अगर कोई हल नहीं निकला तो इस साल बड़ी परेशानी हो जाएगी गांव में। इसलिए हम सब तुम्हारे पास मदद की आस लेकर आए हैं बेटा। हम सबकी मदद करो बेटा। मुखिया जी, मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक तो नहीं हूं जो पानी तैयार कर सकूं, लेकिन हाँ, इस समस्या के लिए मेरे पास एक उपाय है। लेकिन आप सब गांव वाले पहले ही मेरे वैज्ञानिक प्रयोगों से परेशान हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे ही भला बुरा कहेंगे आप।
अरे नहीं नहीं बेटा, वक्त ऐसा आया है कि गधे को भी बाप कहना पड़ रहा है। क्या क्या कहा? यानी कि मैं एक गधा हूं? है ना? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बस एक बात बोल दी मैंने, तुम दिल पे मत लेना। बस इस परेशानी का हल निकालो बेटा। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक हल है। कौन सा हल है बेटा? हमें भी बताओ। मेरे खुद का अब तक का सबसे सफल रिसर्च, द एक्सटेंडर गन। ये एक बंदूक है। इससे कुछ किरणें निकलती है और जिस चीज पर ये किरणें गिरती है वो एक बड़ा रूप ले लेती है। अच्छा अच्छा, लेकिन उससे क्या होगा? आइए मुखिया जी, मैं आपको दिखाता हूं। जगदीश्वर एक बच्चे के हाथ से उसका खिलौना लेता है और उस खिलौने पर अपनी एक्सटेंडर गन से किरणें गिराता है। देखते ही देखते वो खिलौना इतना बड़ा हो जाता है कि सारे चौंक जाते हैं। लेकिन फिर मुखिया जी पूछते हैं, यह तो ठीक है बेटा, ये खिलौना बड़ा हो गया, लेकिन पानी जैसी चीज बड़ी होगी भी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? यह बात सुनकर जगदीश्वर मुखिया जी से कहते हैं, चलिए मुखिया जी, एक बार और देखते हैं। जगदीश्वर मुखिया सहित सारे गांव को एक कोकोनट के पेड़ के पास लेकर जाते हैं। जगदीश्वर चेतन से कहता है, चेतन, क्या तुम एक काम कर सकते हो? उस पेड़ पर से एक नारियल तोड़ कर देना। हाँ हाँ जगदीश्वर, मैं अभी तोड़ कर लाता हूं। चेतन बंदर जैसे सपासप नारियल के पेड़ पर चढ़कर एक नारियल तोड़ कर लाता है। फिर जगदीश्वर उसे खुले मैदान में ले जाकर उस पर एक्सटेंडर गन से लाइट छोड़ता है। देखते ही देखते वह नारियल धीरे धीरे एक जायंट कोकोनट में तब्दील हो जाता है। उसका साइज एक 5 मंजिली इमारत जितना रहता है। फिर मुखिया एक आदमी को नारियल में छोटा सा छेद करने के लिए कहता है, अरे इसमें से तो पानी निकल रहा है, ये! अब आपको इस सूखे तक नहाने धोने के लिए इतना पानी काफी है ना मुखिया जी? वो भी एकदम शुद्ध नारियल पानी। ये बात देखकर मुखिया जी कहते हैं, अरे वाह बेटा वाह, जगदीश्वर, तुमने आज हम सब की जान बचा ली, वरना हम तो सोच पे पड़ गए थे कि इस धूप में क्या करें और क्या नहीं। सारे गांववासी खुशी से उसी जायंट कोकोनट नारियल के पानी से नहाने धोने लगते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और कोई बीमारी भी नहीं फैलती। ये देखकर मुखिया और सारे गांव वाले जगदीश्वर को सम्मानित करते हैं और उसे उचित इनाम भी देते हैं।